हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री में विलियन चैप्टर के अंदर लास्ट अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग प्रासरण दाब कहते हैं। इससे पहले हमने 3 अणुसंख्यक गुणधर्म डिस्कस किए हुए हैं। आज का हमारा लास्ट जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो है प्रासरण दाब। प्रासरण दाब को समझने से पहले हमको प्रासरण के बारे में समझना ज़रूरी है, यानी ऑस्मोसिस। पहले हमको ये आना चाहिए कि ये परासरण होता क्या है, उसके बाद हमको पता चलेगा कि परासरण दाब क्या होता है। ठीक, और उसके बाद हम लोग परासरण दाब से किसी भी विलेय अणु का मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए एक सूत्र की संरचना करेंगे। तो सबसे देखो, परासरण क्या होता है, आपने सुना भी होगा इसके बारे में। अगर हमारे पास एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, जैसे मेरे पास ये है ये क्या है, एक पूरे का पूरा डिब्बा ले रखा है। इसमें मैंने बीच में रख दी अर्धपारगम्य झिल्ली, इसको बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। अब इसके जो अर्धपारगम्य झिल्ली है, ये क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक। या अर्धपारगम्य झिल्ली में क्या होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं, जिसमें क्या होगा, जिससे पास होकर विलायक अणु इधर से उधर जा सकता है। इतना याद रखना, सिर्फ विलायक अणु ही इस छेदों से पास होके इधर से उधर गति कर सकता है। तो मैंने क्या करा, इधर में मैंने डाल दिया पानी, पूरे का पूरा मैंने डाल दिया क्या, विलायक, शुद्ध विलायक बोल सकते हो उसको, क्या बोल सकते हैं, शुद्ध विलायक। और यहाँ पर मैंने भर दिया, इसमें भर दिया मैंने विलियन। क्या भर दिया, विलियन। ठीक है, तो होगा क्या कि क्योंकि जो विलायक है, विलायक के अणु होते हैं छोटे, ठीक है, विलेय के अणु होते हैं बड़े। तो जो विलायक के अणु हैं वो क्या करेंगे, विलायक से विलियन की तरफ प्रवाहित होने लगते हैं। जैसे मान लिया ये विलायक का अणु है, तो ये यहाँ से यहाँ चले जाएगा, ठीक है, दूसरा भी चले जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे यहाँ से विलायक के अणु विलायक से विलियन की तरफ गति करते हैं, ठीक है। और इसी गति को क्या बोलते हैं हम लोग, परासरण बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि विलायक के अणु का शुद्ध विलायक से विलियन की तरफ गति करना अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, परासरण, सिर्फ परासरण बोलते हैं, ठीक है। एक तो ऐसा परिभाषा है इसकी। एक ऐसी भी है कि अगर हम दोनों के दोनों विलियन लेते हैं, मान लिया ये है, इसमें मैंने फिर से वही अर्धपारगम्य झिल्ली रख दी। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है आपको मैंने बता दिया, जिससे विलायक अणु पास हो सकते हैं, विलेय अणु नहीं हो सकते हैं। ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। अब मैंने दोनों जगह विलियन रख दिया, इस साइड भी विलियन रख दिया और इस साइड भी विलियन रख दिया, ठीक है। यहाँ रखा मैंने तनु विलियन, मतलब पतला विलियन। इस साइड मैंने क्या रखा, तनु विलियन। तनु विलियन क्या होता है, जिसमें विलायक कुछ ज़्यादा होता है, विलेय कम होता है। यह है सांद्र विलियन। ये क्या है, सांद्र विलियन, मतलब गाढ़ा विलियन आप कह सकते हो इसको। होता क्या है यहाँ पर कि अब अगर हम दोनों साइड विलियन रख दिया, मैंने इस साइड भी विलियन रख दिया, इस साइड भी विलियन रख दिया, इस साइड मैंने लिखा तनु विलियन और इस साइड रखा मैंने सांद्र विलियन, ठीक है। तो होता क्या है कि जब तनु विलियन से जो विलायक के अणु होते हैं, विलियन कैसे बना होगा आपको पता है, विलेय भी होगा उसके अंदर और विलायक भी होगा। तनु विलियन से विलायक के अणु का सांद्र विलियन की ओर गति करना, किसके द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। तो विलायक के अणु क्या करेंगे, तनु विलियन से कहाँ को जाएंगे, सांद्र विलियन की ओर जाते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली से पास होकर। इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, परासरण बोलते हैं। क्लियर है, दो परिभाषा हो गई, विलायक के अणु का विलायक से विलियन की तरफ प्रवाह, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, विलायक के अणु का तनु विलियन से सांद्र विलियन की ओर जो प्रवाह होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, परासरण बोलते हैं, ठीक है। पर याद रखना, सिर्फ विलायक के अणु प्रवाहित होते हैं, क्योंकि जो अर्धपारगम्य झिल्ली में छोटे छोटे छेद बने हुए हैं, ये सिर्फ विलायक के अणु को पास होने देते हैं, क्योंकि विलायक के अणु छोटे होते हैं और विलेय के अणु थोड़ा बड़े होते हैं, तो इनसे पास होकर ये इधर उधर नहीं जा सकते, ठीक। तो ये तो हो गया परासरण दाब, परासरण हो गया। अब आप परासरण की क्रिया आपने आपके घर में भी देखा होगा। अगर आप क्या करो, थोड़ा सा किशमिश ले लेते हैं, घर में एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग इसका। मान लिया मैंने 2 डिब्बे ले लिए, ये 2 डिब्बे ले लिए, इसमें मैंने डाला पानी। क्या डाला, यह है मेरा पानी। इसमें मैंने डाल दिया नमक पानी, ठीक है। तो क्या होता है, अगर मैं इसमें किशमिश डुबा दूँ,
और कुछ देर बाद या थोड़ी देर बाद, थोड़े दिनों बाद देखूँ या कुछ देर बाद देखूँ तो जो किशमिश के अणु हैं पानी में क्या होते हैं, फूल जाते हैं, पानी में फूल जाते हैं। जबकि जो किशमिश के अणु हैं नमक के पानी के अंदर वो सिकुड़ जाते हैं। इसलिए क्योंकि परासरण के कारण। परासरण में क्या होता है, मैंने अभी बोला आपको कि विलायक के अणु कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर, मतलब तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाह करते हैं। तो यहाँ भी क्या होता है, जब हमने ये किशमिश रखा हुआ है, अब किशमिश के अंदर भी क्या होगा, एक विलयन होगा। ये किशमिश है ना, किशमिश के अंदर भी क्या होगा, एक विलयन होगा, विलयन होगा। ठीक है, जब मैंने इस किशमिश को पानी में डुबा रखा है तो जो सांद्रता होती है, सांद्रता कहाँ ज़्यादा होती है, वो होती है कहाँ, किशमिश के अंदर। किशमिश के अंदर जो विलयन होगा वहाँ सांद्रता अधिक होगी, जबकि जो पानी है उसमें सांद्रता कम होगी। तो परासरण होगा तो क्या होगा कि यहाँ से जो पानी है, पानी कहाँ जाएगा, कम सांद्रता पानी के अंदर है ना, तो पानी के अंदर से जो विलायक के अणु हैं वो कहाँ चले जाएंगे, वो किशमिश के अंदर चले जाएंगे और उसके कारण किशमिश क्या होगा, फूल जाएगा। ठीक है, तो कम सांद्रता कहाँ है, पानी के अंदर, कम सांद्रता से किशमिश के अंदर अधिक सांद्रता है, वहाँ की ओर पानी जब जाता है तो वो फूल जाते हैं। जबकि नमक के पानी के अंदर क्या होता है, किशमिश, अगर हम नमक के पानी के अंदर किशमिश को डुबो दें तो क्या होता है कि जो ये किशमिश है इसके अंदर जो विलयन होगा ये होता है नमक के पानी की तुलना में तनु विलयन। क्या होता है, तनु होता है। जबकि जो नमक का पानी वाला है वो क्या होता है, जो नमक का पानी है वो क्या होगा, इस किशमिश के विलयन के तुलना में सांद्र विलयन होगा। तो क्या होगा, तनु विलयन से कहाँ जाना है, बताओ, तनु विलयन से कहाँ जाना है पानी, विलायक के अणु को, सांद्र विलयन की तरफ, तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ। तो क्या होता है कि जो किशमिश के अंदर तनु विलयन है नमक के पानी की तुलना में वो बाहर आने लगता है, जिससे वो जो किशमिश है वो सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो ये परासरण है। इसका एग्जाम्पल आप, अगर किशमिश नहीं है घर में तो आप चने डाल के भी देख लो। अगर चने को आप पानी में डालोगे तो फूल जाएंगे, नमक के पानी में डालोगे तो सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ भी परासरण होता है। ठीक है, ऐसा ही अगर अंडे की बात करें हम लोग, जैसे मान लिया मैंने 2 अंडे ले लिए 2 डिब्बे में, एक है यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक अंडा ये ले लिया, एक अंडा ये ले लिया। ठीक, इसके चारों तरफ मैंने क्या करा, इस अंडे को पानी में डुबा दिया, तो ये है पानी। जबकि ये क्या है हमारा, ये है हमारा नमक पानी, मतलब नमक का विलयन है ये, नमक पानी लिख देता हूँ बस सिंपली। तो क्या होता है कि जो अंडा होता है, अंडे के जो बाहर का जो सफ़ेद कवर होता है उसको निकालने के बाद जो सफ़ेद लेयर बचती है, पतली लेयर, उसको क्या बोलते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो क्या होता है, अंडा भी क्या करता है, पानी में फूल जाता है। कारण क्या है कि जो अंदर अंडे के अंदर जो विलयन होता है वो पानी की तुलना में सांद्र होता है। कहाँ होता है, सांद्र होता है। तो पानी का तनु है, तो तनु कहाँ से आएगा, तनु विलयन से, विलायक के अणु कहाँ जा रहे हैं, तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ। तो इसलिए क्योंकि यहाँ से पानी अंदर चले जाता है अंडे के अंदर सांद्र विलयन की तरफ, इसलिए अंडा फूल जाता है। जबकि नमक में अगर हम करेंगे तो नमक ज़्यादा सांद्र है उसके अंदर की तुलना में। ठीक है, तो क्या होगा कि जो अंदर तनु है, नमक के अगर पानी में डालेंगे तो जो अंदर अंडे के अंदर विलयन है वो पीला कलर का, वो क्या तनु है। ठीक है, नमक का पानी क्या सांद्र है, तो तनु विलयन से सांद्र की तरफ जब आएगा तो वहाँ पर भी क्या होगा, अंडे से बाहर निकल जाएगा विलायक, जिससे क्या होगा, अंडा छोटा आकार का हो जाता है, जबकि इसमें बड़ा आकार का हो जाता है। तो ये भी क्या होता है, परासरण होता है। ठीक है, तो ये तो हमको समझ में आ गया कि परासरण क्या होता है। अब हमको ये देखना कि भाई परासरण दाब क्या होता है, परासरण दाब क्या होता है समझना जरूरी है। तो हो क्या रहा है, देखो विलायक के अणु का तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको तो क्या बोलते हैं हम लोग, परासरण। और हमने क्या करना है, हमने ये परासरण क्रिया को रोकना है। हम चाहते हैं कि परासरण हो ही ना, हम चाह रहे हैं कि तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ विलायक के अणु ना जाएं। तो हमने क्या करना पड़ेगा, कुछ न कुछ विलयन में दाब लगाना पड़ेगा, कुछ न कुछ विलयन साइड में दाब लगाना पड़ेगा। इसी दाब को हम क्या बोलते हैं, परासरण दाब। मतलब कि वह कम से कम बाहरी दाब जो परासरण की क्रिया को रोक दे, अथवा ऐसा भी बोल सकते हैं वह कम से कम बाहरी दाब जो विलायक के अणु को तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ जाने से रोक दे, उसी दाब को क्या बोलेंगे हम लोग, परासरण दाब। ठीक है, जैसे देखो एक एक्सपेरिमेंट है, जैसे हम लोग यहाँ पर करते हैं। जैसे मान लिया मैंने ये ले लिया, इसमें मैंने क्या कर दिया, यहाँ से अलग अलग डिब्बे ले लिए हैं। इसमें मैंने डाल दिया विलायक, क्या डाल दिया, विलायक। ठीक है, विलायक डाल दिया। इसमें मैंने डाल दिया कोई सा विलयन डाल दिया, और इन दोनों के बीच में एक नली लगा दी।
यहाँ से यहाँ, और इस नली के बीच में मैंने लगा दी अर्ध पारगम्य झिल्ली। ये जो नली है इसके बीच में मैंने क्या लगा दी, अर्ध पारगम्य झिल्ली। यह है, शॉर्ट में लिखता हूँ मैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या करा, विलियन साइड को मैंने एक पिस्टन लगा दिया, सॉरी विलायक साइड को, और विलियन साइड को भी मैंने क्या लगा दिया, एक पिस्टन लगा दिया, ये पिस्टन लगा दिया। ठीक, अब मैंने यहाँ पर पिस्टन लगा दिया, ये पिस्टन है, और यहाँ तक पूरा का पूरा क्या भर दिया मैंने, विलायक भर दिया, और यहाँ पर यहाँ भी पिस्टन लगा दिया एक, और यहाँ पर भी क्या लगा दिया मैंने, पूरा का पूरा विलियन भर दिया। अब परासरण की क्रिया होने लगेगी, देखो परासरण की क्रिया होने लगेगी तो क्या होगा, विलायक क्या करेगा, विलायक कहाँ से कहाँ जाएगा बताओ, जो विलायक के अणु हैं वो कहाँ से कहाँ जाएंगे, वो विलायक साइड से विलियन की तरफ जाएंगे, जिससे क्या होगा कि परासरण की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, ये अर्धपारगम झिल्ली, तो ये विलायक यहाँ से यहाँ को जा रहा है, जिससे परासरण की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। अगर परासरण की क्रिया प्रारंभ होगी तो क्या होगा कि जो यहाँ पर ये पिस्टन है, क्योंकि यहाँ पर द्रव क्या होगा फिर ज़्यादा भर जाएगा, क्योंकि पानी यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ पानी का लेवल बढ़ेगा। पानी का लेवल बढ़ने से क्या होगा कि जो ये पिस्टन है ये थोड़ा सा ऊपर को उठने लगेगा, ऐसे ऊपर को यहाँ से उड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पानी भर रहा है। ठीक है, तो उस टाइम हमने क्या करना है, यहाँ से कुछ न कुछ दाब लगाना है, इतना दाब लगाना है कि जिससे ये परासरण की क्रिया रुक जाए, मतलब कि जिससे विलायक अणु यहाँ से वहाँ ना जा पाए। तो उसी दाब को क्या बोलते हैं हम लोग, परासरण दाब। जैसे मान लिया देखो एक एटीएम, मतलब इसको बोलते हैं एक वायुमंडलीय दाब। एक वायुमंडलीय दाब तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। एक वायुमंडलीय दाब तो सब पर होता है, विलयन पर चाहे विलायक पर। ठीक है, ये तो जो दाब है यह है वायुमंडलीय दाब। यहाँ भी एक वायुमंडल लगा है, यहाँ भी एक एटीएम लगा था, एक वायुमंडल लगा है। अभी तो बराबर है, जब बराबर होगा तो परासरण क्रिया होती रहेगी, यहाँ से उधर जाएगी पानी। ठीक है, तो मैंने क्या करना, जैसे ही यहाँ से पानी यहाँ को जाएगा तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा दाब लगा देना है। एक एटीएम के अलावा जो दाब लगाएंगे इसको मैंने कहा पाई, क्या कहा, पाई। और इसी दाब को हम क्या बोलेंगे, परासरण दाब। इसी दाब के कारण क्या होगा कि परासरण की क्रिया रुक जाएगी, अर्थात विलायक से विलयन की तरफ विलायक के अणु नहीं जा पाएंगे अब। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, परासरण दाब, मतलब पाई। ठीक है, और इसको व्यक्त करते हैं पाई से। ठीक है, ये तो ये हो गया हमारा परासरण दाब, क्या है, ये हो गया। अब हम परासरण दाब से किसी भी विलयन अणु का मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, वो भी हमको आना चाहिए। ठीक है, परासरण दाब से मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना। तो देखो एक वांट ऑफ के द्वारा, वांट ऑफ साइंटिस्ट थे, इनने क्या बोला, इनने बोला कि जो परासरण दाब होता है पाई बराबर परासरण दाब, वो CRT के बराबर होता है। सी क्या है यहाँ पर, मोलरता, याद रखना। यहाँ पर सी जो मान रखा है इसने, इन्होंने वो क्या मान रखा है, मोलरता। आर क्या है, गैसनीयतांक। टी क्या है, ताप है केल्विन में। ठीक है, तो मोलरता तो आपको पता होगा, मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय के, क्या होता है, विलेय के मोल, सबको पता है विलेय के मोल, बट्टे क्या होता है, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन किसमें, लीटर में, ये होता है मोलरता। तो सी बराबर हमने क्या माना, देखो सी बराबर मोलरता ही है। तो अगर हम विलेय के मोल क्या होते हैं बताओ, विलेय के मोल क्या होते हैं, NB, याद है बी मान हमने हमेशा, जब से भी ये चैप्टर स्टार्ट किया तब से हमने जो बी मान रखा है वो मान रखा है विलेय। तो विलेय के मोल NB मान लिए, बट्टे विलियन का आयतन मान लिया V, क्या मान लिया, V। ठीक है, ये हो गया आयतन लीटर में, ये हो गया विलेय के मोल। अब विलेय के मोल भी कैसे निकालेंगे, मोल बराबर क्या होता है, भार बट्टे अणुभार, यानी द्रव्यमान बट्टे आणविक द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या माना था हमने विलेय का, वो माना था हमने WB बट्टे MB, मतलब भार बट्टे अणुभार, यानी द्रव्यमान बट्टे आणविक द्रव्यमान। तो अगर मैं NB को यहाँ पर रख दूंगा तो क्या बन जाएगा, C, तो क्या बन जाएगा, C इक्वल टू क्या बनेगा हमारा, WB अपॉन MB इंटू V, ये तो बचेगा। इसकी जगह मैंने ये रख दिया यहाँ से। ठीक है, तो अब मैं C की वैल्यू को यहाँ पर रखता हूँ, तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, पाई इक्वल टू हो जाएगा WB गुणा R गुणा T, और बट्टा क्या हो जाएगा यहाँ पर MB गुणा V। सही है, इतना हो गया। अब मुझे यहाँ से मोलर द्रव्यमान निकालना है विलेय का, तो वो क्या होता है, MB। ठीक है, तो MB बराबर क्या हो जाएगा, MB बराबर क्या होगा, WB गुणा R गुणा T बट्टा यहाँ पर पाई गुणा V। तो याद रखना
एम बी क्या है, विलेय का मोलर द्रव्यमान है। डब्ल्यू बी क्या है, विलेय का द्रव्यमान है यानी भार है, ठीक। आर क्या है, गैस नियतांक है। टी क्या है, ताप है केल्विन के अंदर। पाई क्या है, प्रासरण दाब है। और वी क्या है, आयतन है, किसमें, लीटर में, ठीक है। तो इस वाले सूत्र से हम लोग किसी भी सॉल्यूशन का, किसी भी विलेय का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं।